अब हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। न्यूरोथेरेपी के द्वारा आप लोगों ने पढ़ाई था कि हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये जो एसिड और अल्कलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? ये एसिड अल्कलाइन है क्या? एक्चुअली एसिड और अल्कलाइन क्या है? ये एक मापन है। किसी भी लिक्विड को हम चेक कर सकते हैं कि कोई लिक्विड एसिड होगा या कोई लिक्विड अल्कलाइन होगा। जैसे हम किसी दूरी को किलोमीटर में चेक करते हैं, मीटर में चेक करते हैं, किसी हाइट को भी हम मीटर में चेक करते हैं, है ना, सेंटीमीटर में चेक करते हैं, और किसी लिक्विड को हम लीटर में चेक करते हैं, किसी वेट को हम किलोग्राम में चेक करते हैं। ऐसे ही किसी भी लिक्विड के नेचर को, ये लिक्विड जो है, ये तरल जो है, ये एसिडिक है या अल्कलाइन है, इसको मापने का एक तरीका है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन हम बोलते हैं। ये पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई चीज एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी, कोई चीज एसिडिक होगी या अल्कलाइन होगी। तो इसको अगर हमें समझना है, इसका स्केल जो है 0 से लेकर 14 तक का होता है। इसका स्केल 0 से लेकर 14 तक का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 0 से लेकर 14 तक का इसका स्केल होता है। इसको अगर हम बीचों बीच डिवाइड कर दें तो ये 7 आता है ना, बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। तो 7 से पहले की जितनी चीजें हैं ये एसिडिक लेवल है, और 7 के बाद की जितनी चीजें हैं ये अल्कलाइन लेवल है। ठीक, ये अल्कलाइन लेवल है। और जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही ये सीवियर एसिडिक होता चला जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। जितना हम 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सीवियर अल्कलाइन होता चला जाएगा, अल्कलाइन होता चलेगा। यानी कि जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी, 0 होगी जिसकी वैल्यू, यानी कि ये तो बहुत एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा घोर एसिडिक हो गया। और जिसकी 14 होगी वो हाईली अल्कलाइन हो गया, इससे ज्यादा कुछ अल्कलाइन हो ही नहीं सकता है। जिसकी 7 होगी ये न्यूट्रल होगा, है ना। तो मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू बताई थी। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर 3 होती है। तो क्या हो गया, 1 2 3 यहां तक का, यानी कि एसिडिक होगा। और होनी जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ताकि भोजन को उतना ही आसानी से ये गला सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे सलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.9 के करीब में होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 6.9 के करीब होती है, तो लगभग ये यहां के करीब आई। तो ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली है, क्योंकि यहां तक आते हैं तो कमजोर एसिड हो गया ना, ये कमजोर एसिड हो गया, बॉर्डर पे पहुंच गया लगभग, तो ये स्लाइटली एसिडिक है। जो हमारा बाइल जूस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 8.5 से लेकर 8.9 के समथिंग होती है। तो ये क्या हो गया, इसने तो बॉर्डर क्रॉस कर दिया, तो ये अल्कलाइन की तरफ चला गया। तो ये क्या है? अल्कलाइन है ना। और जितना इससे हम, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.14 से लेकर, तो ये क्या है? ये भी, इसने भी बॉर्डर क्रॉस कर दिया, 7 पॉइंट हो गया ये, तो ये भी लगभग इस एरिया में है ना। तो ये क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली हल्का फुल्का अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं है, क्योंकि तो इसकी शुरुआत ही हुई है। और दुनिया में केवल एक ही चीज है जिसकी 7 है, वो क्या है? H2O, यानी कि वाटर, यानी कि जो पानी है वो केवल न्यूट्रल है, और तो और कोई भी चीज न्यूट्रल नहीं है। दुनिया में केवल शुद्ध पानी, बिसलरी का पानी नहीं, बिसलरी का पानी क्या है? एसिडिक है ना। शुद्ध पानी, और शुद्ध पानी कौन सा? जिसको नरेंद्र जी पीते हैं,
नरेंद्र जी कौन सा पानी पीते हैं? जो बरसात से गिरता है पानी, उस पानी को स्टोर कर लें तो वो शुद्ध पानी है ना। तो बरसात से ऊपर से गिरने वाला पानी जो प्योर वाटर है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, और किसी भी चीज की वैल्यू 7 नहीं होती है ना। तो यानी कि अब हमने देखा हर लिक्विड का अपना अपना नेचर। अब इस दुनिया में चाहे लिक्विड तेल हो, घी हो, मक्खन हो, छाछ हो, कुछ भी लिक्विड है, हम उसकी पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हैं। पीएच स्केल आता है, पीएच स्केल आता है। उदाहरण के तौर पर हमने बचपन में एक लिटमस पेपर का चेक करा था। हमारे टीचर हमसे लिटमस पेपर पर मंगवाते थे, वो पिंक कलर का होता था, हम मुंह में डालते थे, उसका कलर चेंज हो जाता था। करा? कैसा कलर हो जाता था? ब्लू कलर हो जाता था, है ना। जैसे ही हमने मुंह के अंदर डाला उसका नेचर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। कैसे कलर चेंज हो गया? मुंह के अंदर तो कलर ही नहीं था जो चेंज हो गया, उसके अंदर सलाइवा था जिसकी पीएच वैल्यू अल्कलाइन के करीब थी, यानी कि स्लाइटली एसिडिक थी। तो उसको देखने के लिए ही हमें वो मंगवाते थे लिटमस पेपर को, कि लिटमस पेपर यानी कि आपका सलाइवा क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर आपका सलाइवा 7 पॉइंट को पार कर गया यानी कि अल्कलाइन है तो उसका कलर कुछ और होगा, और अगर आपका सलाइवा एसिडिक है तो उसका कलर कुछ और होगा। तो एसिड और अल्कलाइन को ही चेक करने के लिए वो लिटमस पेपर का यूज होता था। आज भी आप स्टेशनरी की दुकान से वो ले सकते हैं, अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं और उसका कलर चेक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम हर लिक्विड की नेचर को चेक कर सकते हैं। और आजकल तो एक मीटर आता है, उसको हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, उस लिक्विड का नेचर कैसा है, उसका एक पारा चढ़ता है और वो जाकर अटक जाता है। अगर वो 7 से नीचे अटक गया जाकर तो वो क्या है, एसिडिक है। अगर उसका पारा 7 से ऊपर चला गया तो वो अल्कलाइन है, और जितना ऊपर चला गया वो उतना अल्कलाइन है। जैसे अगर उस पारे को खाने के सोडे का चेक करें, खाना सोडा, खाना सोडा देखा आपने? खाना सोडा जब हम अरबी को उबालते हैं, चने को उबालते हैं, राजमा को उबालते हैं तो थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं ना। उस आप पानी लो, खाने सोडे को उसके अंदर डाल दो और उस मीटर से चेक करेंगे तो ये सबसे ज्यादा अल्कलाइन है, ये सबसे ज्यादा अल्कलाइन है ना। तो ये हाईली अल्कलाइन होता है हमारा खाना सोडा। कभी भी एसिड लगे, खट्टी खट्टी डकार आ रही हो, आपको गैस्ट्रिक लग रहा हो, तो आप 1 गिलास पानी लेना, 2 चुटकी, ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो आपके ऑर्गन गल जाएंगे अंदर ही, है ना। वो गलाने का ही काम करता है, किडनी पता चले निकल गई यूरिन के थ्रू। तो 2 चुटकी, चम्मच नहीं, 2 चुटकी खाना सोडा डालना उसके अंदर और उस पानी को पी लेना, तो वो आपकी एसिडिटी को ठीक करता है। अब इसी खाना सोडे के नाम पर आजकल बहुत सारे सोडा मिलते हैं बाजार में, वो सोडा एसिडिक होता है, हालांकि यही सोडा हमें यूज करना है। नहीं तो अब क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या बन गई कि अगर आपको एसिडिटी है तो लिम्का पी लो, कहते हैं ना, लिम्का एसिडिक है, केवल वो गैस निकालती है तो आपको रिलीज अच्छा लगता है, लेकिन वो एसिडिक है। तो हम सोडे की बोतल आती है, वो भी एसिडिक है। हमें कौन सा सोडा लेना है? खाने वाला सोडा लेना है, तो ये एसिडिक, ये अल्कलाइन है ना। हमारा जो NaHCO3 क्या था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा अल्कलाइन है जो कि पैंक्रियास से निकलता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल जूस अल्कलाइन है। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये अल्कलाइन नेचर में काम करते हैं, ये एसिडिक नेचर में काम नहीं कर सकते, ये मर जाएंगे, है ना। तो उसी लिए ये जो एसिड और अल्कलाइन का कॉन्सेप्ट है, तो अब मेरा ब्लड कितना है, किस लेवल पर है, 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। और हर लिक्विड का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर लिक्विड का अपना पीएच फिक्स है। उससे ज्यादा जाएगा तो उसका नेचर खराब हो जाएगा, उससे कम जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे दूधिया जो दूध का काम करते हैं, अपने दूध जो उनके यहाँ आता है उसका पीएच चेक करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं, और अगर उसका पीएच गड़बड़ आ रहा है तो ये समझ जाते हैं कि दूध में मिलावट आ रही है, दूध में मिलावट है, तभी उसका पीएच गड़बड़ हुआ है ना। तो इस पीएच से ही सारा खेल हमारी बॉडी में चलता है।
हमारे ब्लड का जो पीएच है वो मिनिमम से मिनिमम 7.14 से लेकर 7 और मैक्सिमम 7.145 तक जा सकता है। यानी कि अगर हम एसिडिक खाना भी खा रहे हैं, हम कितना भी एसिडिक खाना खा लें, तो ये हमारा 7.14 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर हम कितना भी अल्कलाइन खाना खा लें, मैं तो पानी ही पीऊंगा, मैं तो हरी सब्जियां ही खाऊंगा, मैं तो कच्चे फल सब्जी ही खाऊंगा, तो भी ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और ये इससे कम नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो मिलनी चाहिए वो इसी लेवल की मिलनी चाहिए। अगर उसे एसिडिक, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हालांकि एसिडिक नहीं होता, कभी भी हमारा ब्लड 6 पॉइंट पे नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू ऐसा नहीं है कभी किसी का 6.7 आ जाए, ऐसा नहीं होता। 6 वाला तो आएगा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है, 6.9 तो आ सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले तो वो न्यूट्रल में जाएगा। 7 आएगा पहले, सबसे पहले तो 7 न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल से अगर ये इससे नीचे, कभी भी किसी का ब्लड पीएच 6 नहीं होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी अगर इतना पहुंच गया तो, और कभी भी उसका 8 नहीं पहुंचेगा। किसी की अगर ब्लड का पीएच वैल्यू 8 पहुंच जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी अल्कलाइन की वजह से, और 6 पहुंच गया तो एसिड की वजह से हो जाएगी। तो हमारा रेंज कितना चलता है, 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में ही रेंज चलती है। इस रेंज में भी बहुत कम बदलाव होता है, यानी कि इससे ऊपर भी बहुत कम जाता है, इससे नीचे भी बहुत कम जाता है। तो जब इसी लेवल में हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारा लंग्स है, लिवर है, ये सब पूरे ऑर्गन्स कहाँ से चलते हैं, ब्लड से चलते हैं। मैंने आपको बताया हमारे सभी ऑर्गन्स के बेसिक नीड क्या है, 2 ही चीजें, कि उसे सर्कुलेशन मिलता रहे, ब्लड मिलता रहे, और ऑक्सीजन मिलती रहे। हमारे सभी ऑर्गन्स की बेसिक नीड ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है। तो ये बेसिक नीड है, और जब बेसिक नीड ही खराब हो जाएगी तो सारे ऑर्गन्स ही खराब हो जाएंगे, है ना। तो और ये जो ब्लड का पीएच है वो इसी बीच में रहना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसे ब्लड अल्कलाइन की तरफ जा रहा है। इससे नीचे जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ब्लड एसिड की तरफ जा रहा है। तो ये एसिडिक ब्लड हो जाएगा, ये अल्कलासिस ब्लड हो जाएगा। और ये ब्लड कहाँ घूमेगा, हमारे शरीर में घूमेगा, और हमारे सभी ऑर्गन्स को कैसा ब्लड मिलेगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो हमारे सभी ऑर्गन्स को एसिडिक ब्लड मिलेगा। और एसिडिक ब्लड मिलने पर जो एसिड के सिम्टम्स हैं, एसिड क्या करता है, किसी भी चीज को लूज कर देता है ना, किसी भी चीज को गलाने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। जैसे ही एसिड बढ़ता है तो हमारी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं, जिसे डीजनरेशन कहते हैं। तो डीजनरेशन एसिडोसिस की डिजीज है। हमारे वाल्व लूज होने शुरू हो जाते हैं, मसल्स लूज होने लग जाती है, आर्टरीज लूज होने लग जाती हैं, वेन लूज होने लग जाती हैं, और इसी की वजह से वेरिकोस ऑफ वेन आती है। वेरिकोस ऑफ वेन एसिडोसिस की समस्या है। बीपी लो एसिडोसिस की समस्या है। इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाना, स्लो हो जाना, एसिडोसिस की समस्या है, और इसी वजह से में कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। जब डीजनरेशन हो रहा है, हड्डियां घिस रही हैं, तो जॉइंट्स पेन आना शुरू हो जाता है, तो एसिडोसिस की समस्या है। क्योंकि एसिड अपना असर दिखा रहा है, और उसी तरीके से क्योंकि ये वाला ब्लड हमारी पूरी बॉडी को मिल रहा है, एसिडिक ब्लड मिल रहा है, तो एसिडोसिस की समस्या आएगी। एसिडोसिस के वजह से हमारी बॉडी में एसिडोसिस की समस्याएं आती हैं। अगर बॉडी में अल्कलोसिस है, यानी कि ये वाला ब्लड घूम रहा है, तो हमारे सभी ऑर्गन्स को अल्कलोसिस ब्लड मिल रहा है। तो अल्कलाइन के बढ़ने का क्या सिम्टम्स होता है, वो सख्त करता है, वो श्रिंक करता है, मतलब वो टाइट करता है, वाटर रिटेंशन करता है, अपने अंदर पानी को जमा करता है। क्योंकि जहां पानी की अधिकता है वहां अल्कलाइन है, जहां पानी की कमी है वहां एसिड है ना। जहां पानी की कमी है वहां एसिड है, जहां पानी की अधिकता है वहां अल्कलाइन है। तो अब हाई बीपी हो जाएगा,
हाई बीपी हो जाएगा क्योंकि उसने क्या करा, मांसपेशियों को श्रिंक कर दिया, तो हाई बीपी हो गया। स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा जल्दी आएगा, बेचैनी बढ़ेगी, रात में परेशान रहेगा और मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगा, शरीर में स्वेलिंग आने लग जाएगी, है ना, शरीर में पानी की जमावट हो जाएगी, किडनी काम करना कम कर देगी क्योंकि अल्कलोसिस बढ़ रहा है। तो ये अल्कलोसिस की समस्याएं हैं और जितनी खतरनाक बीमारी है वो अल्कलोसिस की है। जितनी खतरनाक बीमारी है वो अल्कलोसिस की, ट्यूमर अल्कलोसिस है ना, और पैंक्रियाटाइटिस अल्कलोसिस है ना, ब्रेन की अधिकतर अल्जाइमर अल्कलोसिस है, डिमेंशिया आपका अल्कलोसिस है, सिजोफ्रेनिया आपका अल्कलोसिस है। तो अल्कलोसिस से ब्रेन की बीमारियां ज्यादा आती हैं और एसिडोसिस से पेट की बीमारियां ज्यादा आती हैं, कॉन्स्टिपेशन है, आपका जॉइंट, ये आपका कोलाइटिस है, ये सब एसिडोसिस की समस्या है। एसिडोसिस से आपकी पेट की समस्याएं आती हैं ज्यादा और अल्कलोसिस से दिमाग की समस्या आती है, फिट्स है, एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे हैं, ये सब अल्कलोसिस की बीमारियां हैं, है ना। तो एसिड और अल्कलाइन का ही तो इनबैलेंस है। तो गुरुजी ने कहा कि हम इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानते हैं, है ना। मेडिकल साइंस ने समझाया कि भाई, मेडिकल साइंस ने हमें ये रिसर्च दी कि भाई हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.14 से लेकर 7.45 के बीच होता है, अगर इससे डाउन जाएगा तो ब्लड को हम एसिडोसिस ब्लड कहेंगे। हालांकि एसिडोसिस तो तब होता है जब 6 के रेंज में आता है, 7 से डाउन जाता है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ये एसिड है, ये अल्कलाइन है, और मैं थोड़ा सा इधर खिसक जाऊं तो क्या कहेंगे कि इसका झुकाव किसकी तरफ जा रहा है, ये कभी भी फ्यूचर में इधर चला जा सकता है। अगर मैं इधर खिसक जाऊं, हालांकि मैं गया नहीं हूं, दूरी मेरी अभी भी उतनी ही है, लेकिन आप केवल ये देखकर ही कहेंगे कि इसका झुकाव किसकी तरफ जा रहा है, अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, ये कभी भी भग सकता है इधर, यही तो कहेंगे। तो ऐसे ही हम केवल इसके लेवल को देखकर ही ये कहते हैं कि ये एसिडोसिस ब्लड है या अल्कलोसिस ब्लड है। ब्लड का नेचर कभी एसिडिक नहीं हो सकता है, यानी कि 7 से डाउन जाना बहुत रेयर टू रेयर और इमरजेंसी केसेस है, ठीक। तो अब इसको, अब हम जो खाते हैं, ये एसिड जो अल्कलाइन है, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ये इसके बीच में रहेगा तो हम ठीक ठाक चलते रहेंगे, लेकिन ये इधर थोड़ा सा और ज्यादा हो गया या इधर से थोड़ा सा और कम हो गया तो ये हमारी बीमारी का कारण बनेगा। और ये बीमारी का कारण इसलिए बनता है क्योंकि ये एसिड और अल्कलाइन हमारे खाने पर डिपेंड करता है। हम क्या खा रहे हैं, पूरे दिन में क्या क्या खा रहे हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम किस माहौल में रहते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, इन सब पर हमारा एसिड अल्कलाइन डिपेंड करता है, यानी कि ब्लड का पीएच वैल्यू डिपेंड करती है। मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ रोज दुम कटाई होती है, रोज मारम मारी होती है, वहाँ चीखम चीख होती है, कोई ये होता है, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर कोई शांति नहीं रहता, तो मेरा स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, चाहे मैं कितना भी बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। और जब मैं बिल्कुल अच्छे, मैं रोज छोले भटूरे खा रहा हूँ, रोज बाहर का खाना खा रहा हूँ, घर का तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो भी आपको बीमारी आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो आपका जो नेचर, ये एसिड अल्कलाइन है, आपकी डाइट पर, आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, आप रात की नींद पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रात की नींद पूरी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस पर भी एसिड अल्कलाइन बात डिपेंड करता है। आप रात को 3 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं, 2 बजे तक मोबाइल में, लास्ट सीन 3 बजे का दिखा रहा है, यानी 3 बजे तक जगे ही होंगे, है ना। तो 3 बजे तक जगे हुए हैं, तो ये एसिड अल्कलाइन को ठीक रखने का काम जो हमारा सेरोटोनिन करता है या हमारे ब्रेन का काम जो करता है, वो तो काम करेगा नहीं। तो ब्रेन के ऑर्गन्स कैसे अपने आप को रिलैक्स करेंगे, दिन भर ब्रेन काम कर ही रहा है, आप खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ब्रेन तो एक्टिव है। और फिर रात को जब उसे रेस्ट करना चाहिए था, तब भी आप उसे एक्टिव कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में रिप्लाई कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, है ना, क्योंकि देखने में भी तो दिमाग चाहिए, उसे समझ रहे हैं, तो नहीं ब्रेन को तो आराम ही नहीं मिला, और आराम कर रहे हैं, आप 3 बजे सो रहे हैं,
और फिर 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं। तो ब्रेन को जितना टाइम आराम के लिए मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, और वहीं से उसके जो फंक्शन है वो गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे, है? और वहीं पर ये एसिड और अल्कलाइन की कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरुजी ये कहते हैं कि हमारा जो खान पान है ये एसिड अल्कलाइन को गड़बड़ कर सकता है, हमारा रहन सहन एसिड अल्कलाइन को गड़बड़ कर सकता है, हमारे थॉट्स एसिड अल्कलाइन को गड़बड़ कर सकते हैं, और हमारी नींद एसिड अल्कलाइन को गड़बड़ कर सकती है। अब ये गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ होने के बाद पेशेंट बन जाएगा वो आदमी, है ना, पेशेंट ही बन जाएगा। किसका बन जाएगा वो अलग बात है, वो एलोपैथी का बने, हमारा बने, होम्योपैथिक का बने, आयुर्वेद का बने, वो जहां जाएगा उसका पेशेंट बन जाएगा। तो अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हमारे को क्या करना है, तो पहले तो उसकी दिनचर्या ठीक करनी है, क्योंकि जो रूट कॉज है वो तो ठीक करना जरूरी है। तो रूट कॉज पर हमें काम करना है, उस रूट कॉज को हमने ठीक कर दिया। रूट कॉज ठीक करने का कारण का मतलब है कि इन फ्यूचर में बीमारी डेवलप नहीं होगी। अब लेकिन जो आ गई है उसका क्या करें, तो गुरुजी कहते हैं और साइंस की रिसर्च कहती है कि इस एसिड और अल्कलाइन को हमारे 3 सिस्टम बैलेंस करते हैं। 3 सिस्टम, हमारा किडनी का सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम हमारे इसको बैलेंस करते हैं। तो अब हमने इन तीनों पर काम करना है। हमारे लंग्स के द्वारा एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस किया जाता है। ऐसा कौन कहता है, हमारे रामदेव जी भी कहते हैं। रामदेव जी कहते हैं अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, भ्रामरी करिए, ओम का उच्चारण करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब उन्होंने बोला तो नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा एसिड अल्कलाइन पर ही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एसिड और अल्कलाइन पर ही है कि नाड़ी शोधन कर कर आप एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रल्स है इससे एसिड रिमूव होता है, जो हमारी राइट नोस्ट्रल्स है इससे अल्कलाइन रिमूव होता है। अगर किसी की बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो लेफ्ट वाला बंद कर दे और राइट वाला बंद कर दे और लेफ्ट से ही श्वास ले और छोड़ दे, इसी से ले और इसी से छोड़े, इसी से ले और इसी से छोड़े, तो आपका एसिड अपने आप डाउन होने लग जाएगा। अगर आपका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो आप लेफ्ट वाली बंद कर दो, राइट से ही लो, राइट से ही छोड़ो, राइट से ही लो, राइट से ही छोड़ो, राइट से ही लो, राइट से ही छोड़ो, तो ये अल्कलाइन डाउन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा नहीं है कि हाई बीपी वाला अगर इससे करेगा तो, अगर हाई बीपी वाला लेफ्ट से ही लेगा, लेफ्ट से ही छोड़ेगा तो क्या होगा, और बीपी बढ़ जाएगा। अगर लो बीपी वाला राइट से ही लेकर राइट से ही छोड़ेगा तो उसका और क्या है, एसिड बढ़ जाएगा और लो बीपी हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके कंडीशन के आधार पर किया जाता है, इसलिए उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का तरीका है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। न्यूरोथेरेपी में भी हम लेफ्ट चेस्ट ओनली देकर एसिड को रिमूव करते हैं, राइट चेस्ट ओनली देकर अल्कलाइन को रिमूव करते हैं, है ना। लेफ्ट चेस्ट ओनली देंगे, 12 बार हम यहाँ रब करेंगे तो एसिड बाहर आएगा, यहाँ 12 बार करेंगे तो अल्कलाइन बाहर आएगा, दोनों करेंगे तो दोनों बैलेंस रहेंगे। तो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम हमारे लंग्स करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। ऐसा रामदेव जी भी कहते हैं कि करने से ही होता है ना। तो जब हम करेंगे तो वो भी बैलेंस होगा, बिना करे तो कुछ नहीं होता। ठीक। दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें ध्यान करना है कि हम एसिडिक खा रहे हैं या अल्कलाइन खा रहे हैं। ये प्रकृति जितनी भी बनी है ये अल्कलाइन बनी हुई है, ये प्रकृति जितनी भी बनी है ये अल्कलाइन ही बनी है। एसिड हमने बना दी है। कैसे बना दिए कि हम जिस भी सब्जी को लेकर आते हैं वो अल्कलाइन है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहले उसके छिलके उतारते हैं, तो छिलके उतारते ही थोड़े से उसके गुण और कम हो जाते हैं, फिर हम उसे उबाल देते हैं, उबालने से उसके सारे गुण निकल जाते हैं, और जितने थोड़े बहुत उसके अंदर बचे होते हैं उसे हम पका देते हैं, है ना। तो पकाने से उसके और गुण जितने 2-4 बचे थे वो भी निकल जाते हैं। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो टोटल एसिडिक खा रहे हैं। तो जो खाना जितनी देर गैस पर रहता है उतना ही एसिडिक होता चला जाता है। जो खाना जितनी देर गैस पर रखा रहता है उतना ही वो एसिडिक होता चला जाता है। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, घिया तोरी टिंडे खानी चाहिए, क्योंकि जल्दी पक जाते हैं। एक सीटी लगाई, अगर सीटी से पका रहे तो सारा पक जाते हैं, है ना। और जितनी देर तक जो चीजें रखी जाती हैं वो उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती हैं। जैसे राजमा,
ज्यादा टाइम लेते हैं। अगर सीटी ना लगाएं तो आधा दिन निकल जाएगा उसको पकाने में, है ना। छोले हैं, सीटी ना लगाएं तो 3-4 घंटे ले लेंगे पकने में ही, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा एसिडिक है ना। आजकल हमने शॉर्टकट कर लिया कि सीटी लगाओ, 10 मिनट में राजमा पक जाते हैं, 10 मिनट में छोले पक जाते हैं, लेकिन वो एसिडिक ही रहते हैं क्योंकि उनका नेचर नहीं चेंज होगा। तो ये जो खाना है, या तो हम एसिडिक खा रहे हैं या अल्कलाइन खा रहे हैं। अल्कलाइन खाना हमारी डाइट में केवल अब 20% ही रह गया है। 80% हमारा खाना क्या है, एसिडिक हो गया है। ऐसे कौन सी चीजें हम जो नहीं पका के नहीं खाते या गैस पर नहीं खा रहे। हम रोटी गैस की खाते हैं, यानी चूल्हे की, गैस की, किसी की भी। हम चावल गैस का खा रहे हैं, हम सब्जी गैस पर खा रहे हैं, हम दाल गैस की खा रहे हैं। तो बचा क्या, केवल पानी या थोड़ा बहुत जो सलाद हम खा रहे हैं। केवल ये चीज हम अल्कलाइन खा रहे हैं। पानी अल्कलाइन नहीं, वो न्यूट्रल है। और जो हम पानी पी रहे हैं वो एसिडिक हो गया है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया, बिसलेरी से शुद्ध पानी तो कहीं है ही नहीं। बिसलेरी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, उसका नाम है, ब्रांड है, वो भी एसिडिक है, वो भी एसिडिक वाटर है, क्योंकि वो पानी बरसात वाला नहीं है। उसको फिल्टर करके उसमें से केमिकल निकालकर, उसमें से मिनरल्स निकालकर उसे एसिडिक वाटर हम पीते हैं, तो वो भी एसिड हो गया। अब बचा क्या, खीरा, टमाटर, ककड़ी, यही बचा। इतना हम कितना सलाद का यूज करते हैं अपनी डाइट में, ये हमें सोचने की बात है। बहुत सारे लोग तो सलाद को खाते ही नहीं है, बोले मैंने सलाद ही नहीं खाता मैं, तो वो उससे कि दिखाते कि मैं सलाद ही नहीं खाता, जबकि वो सलाद नहीं खाकर बीमारियों पैदा कर रहे हैं। तो सलाद तो हमें सबसे ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा खाना 80 से 90% एसिडिक हो गया है। इसीलिए आज बीमारियां भी 80 से 90% एसिडिक ही होती हैं। अगर हम यहाँ पर जितने भी लोगों का चेक करें, अगर पेशेंट है सारे, तो 80 से 90% लोग एसिडिक नेचर के ही मिलेंगे, एसिडिक नेचर के मिलेंगे, क्योंकि हमारी डाइट भी एसिडिक नेचर की है। तो उस समय पर हमारी डाइट ने इस एसिड अल्कलाइन को खराब कर दिया, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो उस एसिड वाले खाने को झेलता है। जबकि हम जो आदि मानव थे, हमारा पेट तो वही है। अगर जब हम आज से 5000 साल पहले की बात करें तो पेट तो वैसे ही है, ऑर्गन भी वैसे ही है, पेट स्टमक भी वैसे ही है ना, और लिवर भी वैसे ही है, गॉल ब्लैडर भी वैसे ही है। उतने ही ऑर्गन्स हैं जितना हमारे, अगर मान ले हम बात करें श्री रामचंद्र जी की, उनके पास जितने ऑर्गन्स थे उतने ऑर्गन्स हमारे पास है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास 3 किडनी अलग से थी, 2 हार्ट दे दिए होंगे, 2 लिवर, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, जगह ही नहीं बची, कहाँ देंगे। जब हमारे पास ही जगह नहीं बची तो उनके पास कहाँ से जगह होगी। तो यही ऑर्गन्स और वही ऑर्गन्स हैं कि बॉडी में कोई बदलाव नहीं है। ये हो सकता है कि उनकी हाइट 9 फीट की होगी, हमारी हाइट 5 फीट पे ही अटक गई, और आने वाली जनरेशन तो 4 फीट पे ही अटक जाएगी, है, क्योंकि खाना उस तरीके का हम खा रहे हैं। तो उस समय डाइट हम क्या खाते थे, बिल्कुल नेचुरल डाइट खाते थे, है ना। तो हम सब्जियां, बहुत सारे लोग तो मैंने सुना है, हमारे चाचा ताऊ में से देखा है, वो लौकी को कच्चा खा जाते हैं, आलू को कच्चा खा जाते थे, भिंडी को कच्चा खा जाते थे, है ना, तोरे भी कच्चा खा जाते थे, कई लोग तो सलाद के रूप में खा लेते थे। आजकल टमाटर भी हम सलाद के रूप में नहीं खाते, उसे भी पकाकर ही खा रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम एसिडिक भोजन ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एसिड अल्कलाइन बिगड़ना तय है। इसको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता अगर हमने इसे अपनी डाइट को ठीक नहीं किया। तो पेट पर निर्भर है, यानी कि हमारी डाइट पर निर्भर है कि हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई दिक्कत है खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में, तो फिर न्यूरोथेरेपी उस पर काम करते हैं। और पेट के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। हमारी 50% से ज्यादा न्यूरोथेरेपी केवल पेट पर ही टिकती है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं पेट सफा तो सब रोग दफा। तो पेट ठीक होगा तो ही बीमारी ठीक होगी, और पेट गड़बड़ होगा तो बीमारी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो। आप कहें मुझे तो पेट की तो दिक्कत नहीं है लेकिन नींद नहीं आती, ये नींद ना आना भी पेट की ही दिक्कत है। मुझे कई सारे लोग कहते हैं मुझे पेट में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीरियड ठीक से नहीं होते, ये पीरियड ठीक ना होना भी पेट की ही समस्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सब कुछ ठीक है लेकिन डिप्रेशन है। अरे सब कुछ ठीक नहीं है तभी तो डिप्रेशन है, अगर सब कुछ ठीक होता तो डिप्रेशन ही ना होता। तो पेट तो आपका इन्वॉल्व हर बीमारी के साथ होगा ही होगा। तो पेट ठीक करना न्यूरोथेरेपी की प्राथमिकता है, और इस एसिड और अल्कलाइन को ठीक करने के लिए भी हम पेट पर ही काम करते हैं। तीसरा, जो हमारी किडनी है ये एसिड अल्कलाइन को रिमूव करती है। हमारी लेफ्ट किडनी एसिड को फिल्टर करती है, हमारी राइट किडनी अल्कलाइन को फिल्टर करती है ज्यादातर।
20% दोनों में उल्टा है ना। तो हमारी जो लेफ्ट किडनी है उस पर आज की डेट में वर्कलोड ज्यादा है। तो एसिड खाना खाएंगे तो एसिड ही बनेगा, एसिड बनेगा तो ब्लड में एसिड घूमेगा, और ब्लड में एसिड घूमेगा तो बार बार वो हमारी लेफ्ट किडनी पर वर्कलोड बढ़ेगा। तो कौन रेस्ट कर रहा है इस समय? हमारी राइट किडनी रेस्ट में है। और जो रेस्ट में होता है वो क्या होता है? वो जल्दी बीमार होता है क्योंकि वो आलस आ जाता है, वो निष्क्रिय होने लग जाता है। तो लेफ्ट हमारी राइट किडनी इसलिए बीमार है क्योंकि हम उसे काम नहीं दे रहे। लेफ्ट किडनी इसलिए खराब होने वाली है क्योंकि वो ज्यादा काम कर रही है। तो ज्यादा काम करना से भी चीजें खराब होती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं कि आपने जवानी में बहुत काम किया है और इतना काम किया कि आपने रेस्ट नहीं करा, तो उनके घुटने जल्दी घिस जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, आपने कुछ भी काम नहीं करा है, आप तो केवल बैठे लेटे ही रहते हो, इसलिए इनका यूज नहीं हुआ, तो इसलिए ये जाम हो गए। तो दोनों ही कंडीशन खराब है। लेफ्ट किडनी हमारी ज्यादा काम कर रही है इसलिए खराब होने वाली है, और राइट किडनी इसलिए खराब होने वाली है क्योंकि उसमें काम ही नहीं मिल रहा। तो दोनों को बैलेंस करना है। तो न्यूरोथेरेपी दोनों किडनियों को स्टिमुलेट करना जानती है। अगर आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है तो अल्टीमेटली हमें रिमूव तो एसिड से लेफ्ट से ही करना है, लेकिन हम उस समय पर राइट किडनी को भी स्टिमुलेशन देते हैं क्योंकि कुछ तो करेगी। तो हम राइट किडनी को भी स्टिमुलेट करेंगे ताकि अल्कलाइन तो है ही नहीं बॉडी के अंदर, तो जो एसिड है वो 20% हमारी राइट किडनी से भी रिमूव हो सकता है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी आपकी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी को स्टिमुलेट कर बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को बाहर निकालती है ना। तो इसलिए अब दूसरी चीज आपने बहुत बार सुना होगा, डॉक्टर के पास जाए, चाहे हाई बीपी वाला जाए चाहे लो बीपी वाला जाए, डॉक्टर आपको कहता है पानी की मात्रा बढ़ा दो। केवल कुछ बीमारियों को छोड़कर, 2 4 5 बीमारी को छोड़कर हर बीमारी में डॉक्टर यही कहता है आप पानी की मात्रा बढ़ा दो, पानी अच्छा पियो, पानी ज्यादा पियो। चाहे वो स्किन डिजीज हो तो भी कहता पानी पियो, किडनी की बीमारी है तो भी कहता पानी पियो, बाल झड़ रहे हैं तो भी कहता पानी पियो, आपको हाई बीपी है तो भी कहता पानी पियो, लो बीपी है तो भी कहता पानी पियो। पानी पियो इसलिए कहता है क्योंकि पानी क्या है, किसी का दोस्त नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये किसी का भी दोस्त नहीं है। इसका काम केवल फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है। इसका काम क्या है? केवल फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है। अगर आप एसिडिक खा रहे हैं तो भी उसके फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा ले जाकर, अगर वो अल्कलाइन खा रहे हैं तो भी वो फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा। इसलिए हर बीमारी में पानी पीने की सलाह दी जाती है। जो भी चीज बड़ी है, चाहे एसिड बड़ा हो चाहे अल्कलाइन बड़ा हो, उसको फिल्टर करने के लिए तो किडनी के पास जाना ही पड़ेगा ना, तो वो फिल्ट्रेशन में मदद करता है। और पानी का नेचर न्यूट्रल है, 0 है, 7 है उसका जो पीएच है, इसलिए उसको हम पिएंगे तो हमें एसिड में भी फायदा होगा और अल्कलाइन में भी फायदा होगा। लेकिन हमें यह भी देखना है कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है ना। तो उस तरीके से हम पानी पीकर भी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। सही खाना खाकर भी हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर भी हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। पानी पीना हमारे हाथ में है, खाना खाना हमारे हाथ में है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना हमारे हाथ में है। जब हम नहीं करेंगे तो फिर यही काम कोई दूसरा करेगा, एक न्यूरोथेरेपिस्ट करेगा, आपके लंग्स पे काम करेगा ऑक्सीजन फार्मूला देकर, आपके पेट पर काम करेगा, बहुत सारे जीवन धारा है, नॉर्मल एज नॉर्मल फार्मूला, यूडीएफ ट्रीटमेंट देकर, है ना, न्यूट्रल फार्मूला देकर, न्यू न्यूट्रल फार्मूला देकर, राउंड नॉर्मल फार्मूला देकर, और फिर किडनी क्लियर फार्मूला देकर किडनी को बैलेंस करेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे शरीर में बीमारी आने का मूल कारण क्या है? एसिड अल्कलाइन है। ये एलोपैथी यानी कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया, और हम उसे बैलेंस करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन से 3 सिस्टम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लड पीएच का बिगड़ना ही बीमारियों का कारण बनता है।